नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला है। आज आनंद गिरी आद्या की पेशी होगी। आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। आज जेल में बंद है आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी को कड़ी सुरक्षा दी जाएगी। तो आपको बता दें कि आनंद गिरी लगातार ये कहते रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि उन्हें फंसाया जा रहा है और लगातार एक के बाद एक राज खुलते जा रहे हैं और आज तीनों की पेशी होने जा रही है वीसी के जरिए। आनंद गिरी आद्या की पेशी होगी। आपको बता दें कि आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ था सुसाइड नोट में। आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेशी होने जा रही है। आपको बता दें कि कल ही सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और कल ही सीबीआई प्रयागराज पहुंच गई थी। आनंद गिरी को नैनी जेल में बंद कर दिया गया है। उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज हो गई है। ये खारिज हुई जमानत याचिका का जो आदेश है वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ वन इंडिया के पास है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है और उनको 14 दिन पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके साथ ही कोर्ट में अधिवक्ता विजय द्विवेदी जी ने एक एप्लीकेशन डाली थी, उसे कोर्ट ने मान लिया है। आनंद गिरी की सुरक्षा की एप्लीकेशन, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है ना कि कल जो है उनको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किया गया था। वहाँ से वो न्यायिक अभिरक्षा में उनको जेल भेज दिया गया क्योंकि निचली अदालत को इस 306 में बेल देने का अधिकार नहीं है, इसलिए जमानत याचिका जो है खारिज हो गई है। अब हम लोग सेशन कोर्ट में जो है जाएंगे, वहाँ पर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि कोई साक्ष्य न होने के कारण, अभी कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है ऐसा कि आनंद गिरी जी दोषी पाए जाएं। ऐसे में हमको पूर्णतया विश्वास है कि कोर्ट हमको जमानत देगी। अच्छा, आगे का जो पूरा मामला है उस मामले को संदिग्धता बहुत दिख रही है। महाराज जी का जो डेड बॉडी का वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि 3 टुकड़े में नायलॉन की रस्सी है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है ना कि पुलिस इस प्रकरण में जांच कर रही है, एसआईटी भी गठित हो गई है और अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई की भी जांच की संस्तुति दे दी है। ऐसे में जो भी इस तरह के तथ्य हैं, जो संदिग्ध चीज़ें हैं, उस पर बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। यही हम मांग करते हैं कि उस पर बहुत निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और देश में, हमारे देश में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है। यह प्रकरण खुलना चाहिए और जब अपने घर में आदमी सुरक्षित नहीं है तो फिर शहर से बाहर या सड़क पर क्या स्थिति होगी, इसके लिए भी यह इस केस का सही मामले में खुलासा होना बहुत आवश्यक है। तो सुरक्षा की बात की जा रही है और इसके साथ ही खुलासे की बात की जा रही है। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा इस केस को बताया है अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने और वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो। हालांकि अब आनंद गिरी के लिए बेल एप्लीकेशन वो सेशन कोर्ट में भी डालेंगे और उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द आनंद गिरी जेल के बाहर होंगे और उन्हें सुरक्षा भी मिलेगी। आलोक मालवी, न्यूज़ वन इंडिया, कचहरी, प्रयागराज। तो जेल में बंद है आनंद गिरी और अन्य 2 आरोपी, कड़ी सुरक्षा इन दोनों को दी गई है। आपको बता दें कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कोर्ट में इनकी पेशी होगी। आलोक मालवीय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, आज इनकी पेशी होनी है, क्या माना जाए, क्या कुछ होगा पेशी के दौरान? जी देखिए, पिछली बार जब आनंद गिरी की और आद्या तिवारी की पेशी हुई थी उस दौरान दोनों के ऊपर वकीलों ने हमला कर दिया था। चूंकि उनको लग रहा था इन लोगों ने जघन्य अपराध किया है, महंत श्री की हत्या की है। इस बात को लेकर वकीलों में काफी गुस्सा था और इन्होंने इन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। इसके बाद जो अधिवक्ता विजय द्विवेदी हैं, उन्होंने अपील की थी कि इन लोगों की सुरक्षा की जाए और इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू सुनवाई की जाए। उसको मानते हुए आज इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई होगी ताकि सुरक्षा की दृष्टि से इनके ऊपर कोई हमला ना कर सके। चूंकि जो माहौल था वो काफी टेंस में था, अभी भी माहौल टेंस में चल रहा है, इसलिए कोर्ट ने ये बातें मान ली हैं। इसके साथ ही ये बात है कि आनंद गिरी के लिए सेशन कोर्ट में जमानत की अपील भी की जाने वाली है जो कि आज हो जाएगी। इसके बाद फिर से अगला मुकदमा भी
लड़ा जाएगा उनके फेवर में। जी आलोक, जो वकील हैं आनंद गिरी के, उनका कहना है कि सेशन कोर्ट में लगता है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। हालांकि इनकी याचिका खारिज हो गई है कोर्ट में, तो क्या लगता है कि सेशन कोर्ट से इन्हें राहत मिलेगी? जी देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम में अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव यह जानकारी दी थी कि उनके जो क्लाइंट है वो पूरी तरह से निर्दोष है और उनके पक्ष में पूरी तरह से मामला आ रहा है, जिस वजह से उनका कहना है कि सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी। इसी मामले पर पुलिस पूरी फाइल तैयार हो गई है। फाइल तैयार होने के साथ अब उसे पेश किया जाएगा और फिर से मुकदमे में पैरवी शुरू की जाएगी। चूंकि महंत के जो हत्यारे हैं उन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, ये बात विजय द्विवेदी ने भी कही है और इसके साथ ही आनंद गिरी ने भी ये बात कही थी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब जब सीबीआई ने प्रयागराज में डेरा डाल दिया है तो इस सीबीआई की कार्रवाई पर सबको भरोसा है, चाहे संत हो, महंत हो या प्रयागराज के वासी हो या महंत नरेंद्र गिरी के अनुयायी, सभी अब संतुष्ट है और सीबीआई की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि किस सिलसिले में उनकी जांच आगे बढ़ती है और कितनी जल्दी उन्हें रिजल्ट मिल पाता है। जी आलोक, हमारे साथ बने रहिए आप। इस बीच और एक और बड़ी खबर आ रही है आपके पास, हम लौट कर आएंगे। तो इस वक्त नरेंद्र गिरी मामले में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दी है और आज सीबीआई प्रारंभिक जांच का केस कर सकती है दर्ज। यूपी सरकार ने इस मामले की सिफारिश की थी, सीबीआई जांच की, और कल ही सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच गई थी। तो आपको बता दें कि आज सीबीआई की टीम केस दर्ज कर सकती है प्रारंभिक जांच को लेकर। और हमारे साथ लगातार आलोक बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, आज सीबीआई जो है प्राथमिक जो जांच है उसके तहत केस दर्ज कर सकती है। इसकी केस दर्ज करने की बात सामने आ रही है कि सीबीआई जॉर्ज टाउन थाना पहुंचेगी और वहां पर अपनी पूरी जांच प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट दर्ज कराएगी। इसके साथ ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी और कार्रवाई आगे बढ़ने के साथ ही अब दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज से जब प्रारंभिक जांचें शुरू हो जाएंगी तो जल्द से जल्द नतीजा निकल कर आएगा और नतीजा निकल कर आएगा तो जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और अगर कोई निर्दोष है तो वो बरी हो जाएगा। तो ये काफी अहम चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। सीबीआई जांच जब शुरू हो जाएगी तो जल्द से जल्द रिजल्ट इसका आ जाएगा, ये लोगों को उम्मीद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी दौरे के दौरान चुनाव की रणनीति भी तय कर रहे हैं और आपको बता दें कि आज जब रणनीति तय हो जाएगी उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो लगातार तीनों दिन काफी एक्टिव रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। और मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, आज तीसरा दिन है, धर्मेंद्र प्रधान लगातार एक्टिव मोड में है, आज क्या कुछ खास करेंगे, क्या कुछ रणनीति होगी? जी हाँ, देखिए आपको बता दूं आज उनका तीसरा और आखिरी दिन है उनका और उनकी पूरी टीम का। आपको बता दें कि कल देर रात तक कोर मीटिंग भी हुई थी जो कि मुख्यमंत्री आवास पे हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर समेत जो सह प्रभारी हैं वो सब थे। मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पे मौजूद थे, दिनेश शर्मा मौजूद थे, संगठन के जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल और सत्येंद्र सिंह सब वहाँ पे मौजूद है। और माना जा रहा है कि उसमें जो निर्णय निकल के आया है वो ये है कि अगले अक्टूबर और नवंबर बीच में जो प्रभारी हैं वो और उनकी पूरी टीम हर जिलों का दौरा करेगी और वहाँ पे संगठन के जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठ के बात की जाएगी। उसके बाद माना जा रहा है कि जो टिकट्स के जो नाम हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद ही माना जा रहा है कि दिवाली तक जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी। सबसे अहम बात निकल के आ रही है जो एमएलसी चुनाव का नाम जो तय होने थे वो माना जा रहा है कि नाम तय पर मोहर लगी है। 3 नाम मोहर पे माना जा रहा है जो लगी है। कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद, उनका नाम तय माना जा रहा है। साथ ही साथ संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम तय माना जा रहा है। और जो उत्तराखंड की राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य,
वो केंद्रीय नेतृत्व में लौट के आई हैं, उनको उत्तर प्रदेश से एमएलसी बनाने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही साथ एक कोई पिछड़े वर्ग से भी नाम किया जाएगा, उसके नाम के भी माना जा रहा है, वो तय नहीं किया जा रहा है। पर जैसे ही आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, वो बाहर प्रदेश के बाहर हैं, वो जब वापस उत्तर प्रदेश आएंगी और अपना कामकाज संभालेंगी, तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा उन नामों की उनको संतुष्टि दी जाएगी और वो नाम तय मान लिए जाएंगे। आज जो सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होगी वो संजय निषाद, जो निषाद पार्टी है उसका और बीजेपी के गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा ऐलान माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो निषाद पार्टी है उसके साथ गठबंधन का ऐलान कर सकती है बीजेपी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है धर्मेंद्र प्रधान उस पीसी में इस गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। तो माना ही जा रहा है जो कवायद चलाई थी, हमने देखा था दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के और गोरखपुर तक की जो बैठकों का दौर था, जो निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष थे संजय निषाद, वो लगातार बैठक कर रहे थे अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ। वो आज जो उनका जो मंशा थी और जो उनको चाहिए था उसमें उन्होंने कामयाबी पाई है। और आज की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होगी वो यही होगी कि बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन होगा। संजय निषाद, आप कह रहे हैं कि आज खास बात यह है कि निषाद पार्टी से गठजोड़ हो सकता है। कितना फायदा मिलेगा, कितनी मजबूती आएगी वोट बैंक में अगर ये गठजोड़ होता है तो? देखिए, आपको बता दूं कि जो छोटी पार्टी की अगर हम बात करेंगे, निषाद पार्टी की बात कर लें चाहे राजभर पार्टी करें, इनका वोट बैंक 3 से 4% का माना जाता है, जो कि पूर्वांचल में काफ़ी अहम माना जाता है। पूर्वांचल की जो बेल्ट है, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, ये जो पूरी बेल्ट आती है पूर्वांचल की, इसमें जो 4 से 5% का वोट बैंक होता है वो इनका माना जाता है। और निषाद पार्टी ने, हमने देखा था गोरखपुर में कैसी जीत हासिल की थी। तो जो निषाद पार्टी का, जो निषाद समुदाय का जो वोट बैंक आता है, वो जो तटीय होते हैं, पूर्वांचल के तटीय इलाके हैं, वहाँ से आया जाता है और उनका मजबूती मानी जाती है। बीजेपी के साथ आने के बाद ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल में जो बीजेपी का जो राजभर के जाने से जो थोड़ा सा डेंट आया था उसको कहीं ना कहीं वापस पाने की कोशिश करेगी। साथ में अपना दल भी है, तो माना ये जा रहा है जो निषाद पार्टी के साथ जो गठबंधन का जो दौर था, अगर राजभर से कोई डैमेज होता है तो निषाद जो है वो पार्टी से गठबंधन होगा तो उसकी भरपाई हो जाएगी और वोट बैंक में मजबूती आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, यूपी में बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की आज बैठक है। प्रदेश के सभी बूथों पर बूथ समिति पन्ना प्रमुख बैठक करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाई जाएगी। तो आपको बता दें, पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई जाएगी हर बूथ पर और ये कोशिश की जाएगी कि जनसंपर्क किया जाए लोगों से, तो इससे वोट बैंक में मजबूती आएगी। ये माना जा रहा है एक नई रणनीति बनाई गई है बीजेपी की तरफ से और यूपी में बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की आज बैठक होने जा रही है। और इसके अलावा बैठक के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती जो है वो मनाई जाएगी। ये तय किया गया है, जहां जहां बूथ बनाए गए हैं तो बूथ स्तर पर जयंती मनाई जाएगी और जनसंपर्क किया जाएगा, यानी लोगों से मुलाकात करेंगे ये सभी पन्ना प्रमुख। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियों ने वोटरों को साधने की कोशिश भी तेज कर दी है। इसी बीच कांग्रेस ने शुक्रवार से सभी मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र बांटने का फैसला किया है। इसे मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये संकल्प पत्र आज से 15 अक्टूबर तक महाअभियान के तहत बांटे जाएंगे। यूपी में अल्पसंख्यक कांग्रेस मस्जिद तक पहुंचकर लोगों को संकल्प पत्र बांटने की शुरुआत करने जा रही है, जिससे आज आने वाले 4 शुक्रवार यानी जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है उस दौरान मस्जिदों के बाहर ये संकल्प पत्र बांटे जाएंगे। कांग्रेस का ये अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। ये संकल्प पत्र सभी 403 विधानसभा सीटों की बड़ी मस्जिदों के बाहर बांटे जाएंगे। कांग्रेस आज से शुरू करेगी संकल्प पत्र वितरण अभियान। यूपी की 8,432 मस्जिदों के बाहर ये संकल्प पत्र बांटे जाएंगे। 25 लाख लोगों तक संकल्प पत्र पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आज से 15 अक्टूबर तक ये संकल्प वितरण चलेगा। तो संकल्प पत्र वितरण का कार्यक्रम कांग्रेस चला रही है और आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें और इजाफा किया जाए, मजबूती लाई जाए। इसी के तहत कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है। और आपको बता दें कि हर जुम्मे को काफी संख्या में नमाज अता करने के लिए ये समुदाय यहाँ पर पहुंचते हैं और इन्हीं को साधने की कोशिश की जा रही है। और यूपी की 8,432 मस्जिदों के बाहर ये संकल्प पत्र बांटे जाएंगे। 25 लाख लोगों तक संकल्प पत्र पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज से 15 अक्टूबर तक ये संकल्प वितरण
जो संकल्प पत्र वितरण है, ये कार्यक्रम चलेगा। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत आज से ही की है। तो आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है और काफी संख्या में मस्जिद पहुंचेंगे नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग, और यही उनका टारगेट है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है उसे मजबूती लाई जाए, उसे और बढ़ाया जाए। इसी के तहत कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई है। तो कांग्रेस आज से ही संकल्प पत्र वितरण अभियान शुरू करेगी और जो मस्जिद है उन इलाकों को इसके लिए चुना गया है। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी विधायकी रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अब्दुल्ला आजम की रिट खारिज कर दी है। दरअसल 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान स्वात टांडा विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़े थे और चुनाव में भारी मतों से उनकी जीत हुई थी। वहीं दूसरे नंबर पर रहे नवाब काजिम अली खान ने आरोप लगाया था कि चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र महज 25 साल से कम थी और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी कागजात दाखिल किए थे। नवेद मियां द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द करते हुए स्वात टांडा विधान सभा की सदस्यता खत्म कर दी थी। उनके निर्वाचन को ही रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर रखी थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की रिट याचिका खारिज कर दी है। यानी कि यहां से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है। उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में शायद उनके हक में कुछ हो जाए, लेकिन उनके रिट को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।